Hello everyone, welcome you all in the Phoenix classes. Today we are going to start a new chapter, that is what? Light from the class 10th. So let us consider with some introduction only. So first of all, what is light? So first thing is what? What is light? Everyone knows it is what? A form of energy. ये क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ विजन. किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारी बॉडी में क्या करने वाला है? ये सेंस ऑफ विजन देने वाला है ये लाइट, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारी है. ठीक है. नेक्स्ट बात आती है कि जो लाइट है, लाइट इज व्हाट? हैविंग अ डुअल नेचर. लाइट का कैसा नेचर है? डुअल नेचर है. और डुअल नेचर मतलब दो नेचर है. कैसा? पार्टिकल नेचर भी ये एग्जिस्ट करता है और वेव नेचर भी. कैसा कैसा? पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर. अच्छा, हम बात करें वेव जो है, बेसिकली ना वेव जो है वो दो टाइप्स के होते हैं. एक हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा है मैकेनिकल वेव. देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक सी चीज़ है. सन से जो लाइट आती है वो अर्थ तक चली आती है, जबकि हम जानते हैं बीच में स्पेस है और स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता है और बिना मीडियम के ये ट्रैवल करके आती है. इसीलिए ये कैसी वेव है? इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. कैसा है भाई? ये कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ठीक है. तो वेव के दो फॉर्म होते हैं. ठीक है. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और दूसरा क्या है भाई? आपका मैकेनिकल वेव है. ऐसी वेव जिसमें क्या है भाई? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या है? मैकेनिकल वेव है. और जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सके, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो हम जानते हैं कि लाइट जो है वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है, इसीलिए ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हो गई भाई, ये बात पता चल गया कि वेव नेचर भी शो करता है लाइट, दोनों नेचर है. आगे बात करते हैं. स्पीड ऑफ लाइट जो है वो जनरली कैसी होती है भाई? तेज होती है. किससे? साउंड से. आप देखते हैं कभी भी बिजली अगर कड़कती है, अगर आप देखेंगे, अगर किसी तरीके से ऐसे लाइटनिंग वगैरह होती है तो आप देखेंगे वहाँ पे क्या होता है? लाइट पहले आ जाती है और साउंड क्या आता है? बाद में आता है. आपको इसका मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इज वे हायर देन द साउंड. तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम अगर हम देखें तो ये कितना होता है? इट इज़ अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो इतनी फास्ट है लाइट. देखो भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है. इतना तेज ये लाइट हमारा जो है वो ट्रैवल कर सकता है. ठीक है. अब हम बात करें, लाइट की कुछ विजिबल स्पेक्ट्रम होती है. क्या होती है भाई? लाइट की विजिबल स्पेक्ट्रम होती है, जिसमें हम क्या है? लाइट को देख पाते हैं. विजिबल स्पेक्ट्रम. ठीक है. तो अलग अलग स्पेक्ट्रम है. तो हम बात कर रहे हैं विजिबल स्पेक्ट्रम की, जो कि ह्यूमन आई से या हमको जनरली जो अपीयर हो जाती है, जो हम देख पाते हैं जनरली, उनको हम विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोल रहे हैं. जो कहाँ से कहाँ तक है भाई? 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक की लाइट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं. और इसी में आपके 7 कलर्स अपीयर होते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? दे आर कॉल्ड एज विबग्योर. किस नाम से जानते हैं हम? विबग्योर नाम से जानते हैं. देखिए 7 कलर्स हो गए ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. ठीक है. तो सबसे पहले वायलेट है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है, फिर रेड है. यही सीक्वेंस में हमको मिलती है. बट बेसिकली अगर ह्यूमन आई की बात की जाए ना, तो ह्यूमन आई जो है वो 380 से लेकर के 750 नैनोमीटर तक जो है वो कलर्स को देख सकता है. सो विजिबल स्पेक्ट्रम हम फिजिक्स में कंसीडर करते हैं कितना? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर ही लेकर के चलते हैं. तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया. यहाँ तक बात हो गई. अब बात करें, अब लाइट जो है जनरली कैसे ट्रेवल करती है? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. सभी को ये बात पता है. ठीक है. लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हो. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अच्छा सर, लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कैसे होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है. तो किसी सरफेस से टकराने के बाद वो होती है, लेकिन वो भी क्या होगी? सीधी आएगी. ऐसे लाइट जो है इस तरीके से कभी चलने वाली नहीं है. ठीक है. लाइट क्या है? सीधे एकदम जाएगी. स्ट्रेट लाइन मोशन शो करती है. ठीक है. ये बात हो गई. कुछ इंट्रोडक्शन हो गया, कुछ रिलेशन हमने देख लिया. लाइट में क्या क्या चीज़ें हैं? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमको सेंस ऑफ विजन देने वाली है. डुअल नेचर इसका होता है, पार्टिकल और वेव नेचर होता है. कौन सी वेव है? वो भी ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. क्यों? इट डजेंट रिक्वायर एनी मीडियम. क्या है भाई? इट डजेंट रिक्वायर एनी मीडियम. इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. विजिबल स्पेक्ट्रम जो है लाइट का कितना है? 400 to 700 नैनोमीटर. और ये लाइट कौन कौन सी हैं? विबग्योर है. ठीक है. अब क्या है, हमने ये बात भी कर ली कि ये जो है ट्रैवल करता है फास्टर देन द साउंड. ठीक है. साउंड से तेज ये फास्ट जो है वो ट्रैवल कर सकता है. इसके बाद हम बात करें भाई, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. हम प्रॉपर्टीज़ की बात इधर कर लेते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट.
तो अब देखो प्रॉपर्टीज़ जो है ना बेसिक 6 प्रॉपर्टी है, जबकि आपको इस चैप्टर में जो है डिटेल में पढ़ना किसके बारे में है, 2 के बारे में पढ़ना है। 2 कौन कौन से पढ़ना है आपको, पढ़ना है RR, दैट मीन्स व्हाट, एक पढ़ना है आपको रिफ्लेक्शन और दूसरा पढ़ना है आपको रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये 2 ही आपको पढ़ने हैं बेसिकली। ठीक है, बट हम और देख लें, एक क्या होता है डिस्पर्जन और क्या होता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, अगला क्या है पोलराइजेशन, और लास्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो इस हिसाब से हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज है भाई लाइट की, 6 प्रॉपर्टीज है। कौन कौन से भाई, हमने देखा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस। हमको किसके बारे में डिस्कस करना है, बट इस चैप्टर में आपको जो है रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करना है और रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करना है। तो ये 2 चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन को अब आगे बढ़ाने वाले हैं। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सेंस ऑफ विजन देती है। इसके नेचर कितने हैं भाई, हमारे पास 2 नेचर है, कौन सा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं डुअल नेचर। पार्टिकल नेचर भी शो करता है और ये वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, और कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों, क्योंकि इसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट ट्रेवल करने के लिए नहीं होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, इट इज अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमारा है वो कितना है भाई, इट इज 400 to 700 नैनोमीटर, दैट इज व्हाट वेवग्योर। ठीक है, आगे हम वेवलेंथ वगैरह सब कुछ समझेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। लाइट ऑलवेज कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रैवल करती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमने देखी 6 है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन और क्या भाई पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस। ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना किसके बारे में है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। अब हम इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, इट इज व्हाट द रिफ्लेक्शन। हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अब स्पेसिफिकली वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन। एज यू ऑल नो, सबको पता है, लोअर क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडिया इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन। क्या पता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम थ्रू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है, अगर सेम मीडियम में ही क्या होता है, अगर लाइट जो है वो पहुंचती है और बाउंस बैक हो जाती है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और कोई भी चीज़ जो कि रिफ्लेक्शन कराती है बेसिकली, उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, मिरर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि यहाँ से देखें रिफ्लेक्शन जो है रिफ्रैक्शन से कैसे डिफरेंस है, अगर थोड़ा सा हम देखें यहीं पे, रिफ्लेक्शन हमने देख लिया क्या है, रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है थोड़ी सी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन में देखो क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो रही है, लाइट क्या हो रही है, बाउंस बैक हो रही है और क्या हो रही है, सेम मीडियम में ही ट्रैवल कर रही है, उसका मीडिया जो है वो जो है चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे रिफ्लेक्शन की। अच्छा, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन की बात हो गई। डेफिनेशन के बाद हम देख लेते हैं क्या कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो सभी को पता होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लॉज जो है बेसिक 2 है, सभी लोगों को पता है। पहला लॉ क्या बोलता है भाई कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। क्या बताता है भाई, इंसिडेंट रे, दूसरा क्या है, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन, कि ये तीनों जो होते हैं ना सेम प्लेन पे पाए जाते हैं। जैसे हम देखें रिफ्लेक्शन होता ही क्या, पहले देखें, जैसे मान लिया हमने दिस इज व्हाट द मिरर। मिरर जो है उसका एक सरफेस क्या रहेगा भाई, पॉलिश रहेगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास हो जाएगा ना। तो इसका एक सरफेस क्या रहता है, पॉलिश रहता है किसी भी लुमिनस सब्सटेंस से, जैसे सिल्वर हो गया, ठीक है, उससे अगर, या एल्यूमिनियम हो गया, उससे क्या हो जाता है, उसकी फॉइल पीछे चढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाए, लाइट अगर पहुंचे तो वहां से बाउंस बैक हो जाए। ठीक है, अब पीछे लेकिन आप अगर देखेंगे तो पीछे जो मिरर के पीछे होता है आपको वो रेड कलर या ब्लैक कलर दिखाई देता है। वो क्या करते हैं, बाहर से हम कलर कर देते हैं उसको, ताकि वो जो ल्यूमिनस हमने जो कोटिंग की है वो कहीं डैमेज ना हो जाए। ठीक है, अदरवाइज जब आप देखेंगे शीशे में तो ऐसे एकदम कट आएगा, क्योंकि वहाँ पे कट होगा। क्योंकि कैसे हो जाएगा वो कट, जब आप किसी सरफेस पे उस शीशे को रगड़ेंगे तो पीछे से क्या हो जाएगा, वो अगर एल्यूमिनियम का फॉइल या सिल्वर की फॉइल हट जाएगी तो क्या होगा, वहाँ सिल्वर हट जाएगा, तो जब आप देखेंगे तो वो लाइनिंग वैसे ही आपके चेहरे पे आएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, पीछे से क्या कर देते हैं, हम कवर कर देते हैं उसको, पेंट लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, यहाँ से जो लाइट रे आई, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, ठीक है, आई,
और क्या हो गई, यहाँ से जो पॉइंट पे ये क्या होती है, लाई करती है ना, जिस पे ये गिरती है, पहले तो ये जो लाइट रे आई है ना, इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। इसको हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल आई से दिखाने वाले हैं, यही क्या है हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब ये पॉइंट जिस पे ये गिरा है, ये लाइट रे गिरी है इस सरफेस पे, उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम देखें ना, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से देखें तो इस सरफेस से जब हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से यहाँ पे परपेंडिकुलर, जब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है भाई, ये परपेंडिकुलर लाइन है किससे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से। देखो परपेंडिकुलर लाइन कैसी होती है, 90 डिग्री एंगल बनाए कम से कम, ठीक है। तो ये देखो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइट रे या कोई भी रे एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, इमेजिनरी लाइन हो गई। अब नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस रे का नॉर्मल से जो एंगल बना उसको हमने क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला। अब जो लाइट रे आई थी वो किसी न किसी तरीके से वापस भी जाएगी, तो बाउंसिंग बैक को हम बोल रहे थे ना, तो देखो ये बाउंस बैक होगा। क्या, कैसे बाउंस बैक होगा, बाय मेकिंग द सेम एंगल, बाय मेकिंग द सेम एंगल। तो ये जो लाइट रे गई यहां से, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना, वो भी सेम एंगल बना रही होगी, जो एंगल आई रहा होगा वही एंगल क्या बनेगा, आर भी बनेगा। वो भी किससे हमको बनाना है, इसको भी हमको किधर की तरफ देखना है, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। ये भी कहाँ है, नॉर्मल की तरफ हम देख रहे हैं। तो क्या है कि दो तरीके की रेज आई, एक नॉर्मल आए, तो ये तीनों देखो एक ही प्लेन में है, इसी साइड है तीनों। देखो इंसिडेंस रे भी है, नॉर्मल भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है, तो तीनों एक ही प्लेन में क्या करती है, लाई करती है। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके स्कूल का डस्टर है जैसे सपोज, ठीक है, जो जिससे हम क्या करते हैं, रब करते हैं बोर्ड को, ठीक है, ये डस्टर है। इस डस्टर पे अगर हम देखें तो क्या होंगे भाई, 4 प्लेन्स तो होंगे, एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे, दो साइड से भी होंगे, 6 प्लेन होते हैं। तो अगर इस प्लेन पे, अगर इसी प्लेन पे अगर लाइट रे पड़ी है ना, तो इसी से बाउंस बैक भी होगी और यहीं पे क्या होगा, आपका नॉर्मल भी होगा, ठीक है। और तो इसका मतलब क्या हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया, ये मान लेते हैं इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तीनों कहाँ है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, वो उस पार नहीं निकल जाने वाला है, ठीक है। तो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया आपका। सेकंड लॉ की अगर बात करें, क्या बताया जाता है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। क्या बताया जाता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम होंगी। अगर मैं बोलूं कि किसी का एंगल आई जो है, अगर इंसिडेंट रे पड़ी है और एंगल आई जो है वो 30 डिग्री आ रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है उसका भी एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री ही आने वाला है। दोनों क्या रहने वाले हैं, ऑलवेज सेम रहने वाले। अगर मैं बोलूँ, यहीं पे एक क्वेश्चन आ गया हमारा कि ये है भाई मिरर, और इस मिरर से क्या हो गया है, एक इंसिडेंट रे आई आ गई, ठीक है। इससे हमने क्या किया, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और इससे ये बाउंस बैक हुई है सेम एंगल बनाते हुए, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, ये एंगल क्या होगा वो बताइए, और ये एंगल क्या होगा वो बताइए। तो ये आप सभी लोग बता सकते हैं, थोड़ा सा तो मैथमेटिक्स पढ़ा है कि एंगल आई अगर 30 है तो एंगल आर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ये टोटल एंगल कितना पढ़ा है, 90 पढ़ा है, तो यहाँ पे हमको साफ दिखाई दे रहा है 90 इज इक्वल टू क्या, x प्लस 30 दिख रहा है ना, 90 इज इक्वल टू क्या, x प्लस 30। तो हम x निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30, दैट मीन्स व्हाट, 60 डिग्री एंगल हो जाएगा x। जो x होगा वही क्या होगा, y भी होगा, क्योंकि वो भी उतना ही था। तो एज पर दैट ये y कितना हो गया, 60 डिग्री, और x भी कितना हो गया, 60 डिग्री। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको पता होना चाहिए कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात यहाँ तक हमने अभी क्या क्या देखा है, एक बार फिर से देखें। रिफ्लेक्शन क्या था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम थ्रू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। किसी भी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस से जब लाइट बाउंस बैक करती है उसी मीडिया में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लॉज क्या है इसके, दो हैं, इंसिडेंट रे नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, एक ही प्लेन पे पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल आई जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा एंगल आर के। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा था, ये वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। अगर मैं यहीं पे एक क्वेश्चन दे दूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे दिया हुआ आपको कितना, यहाँ पे दे दिया मान लीजिए 40 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर दिया हुआ है 40 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। अगर ये वाला एंगल पूछ दिया तो ये टोटल 90 था, ये 40 था, तो ये कितना होना चाहिए, 50 डिग्री होना चाहिए ना, तभी तो 90 होगा। ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप जो है थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ।
नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर रिफ्लेक्शन के टाइप की बात की जाए तो रिफ्लेक्शन जो है इसके दो टाइप हैं, एक तो है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा कैसा है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। जब भी एक प्लेन सरफेस पे लाइट रे पड़ती है तब कैसा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर। लेकिन अगर हम कोई रफ सरफेस या अनइवन सरफेस पे अगर लाइट रेस को फॉल डाउन कराते हैं तो कैसा होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे अगर कोई भी लाइट रे भेजें हम, मान लीजिए ये पहली लाइट रे आ गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, तो सेम एंगल बनाते हुए नॉर्मल से क्या चली जाएगी, वापस। ये मान लेते हैं इसका क्या हो गया, दिस इज व्हाट द नॉर्मल, ठीक है। अगर यहाँ से आई लाइट रे तो क्या हो जाएगी, यहीं से चली जाएगी। ये भी क्या हो गया, इसका ये बीच का ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि लाइट रे अगर प्लेन सरफेस पे आती है तो वो क्या चली जाती है, सेम मीडियम में सीधे सीधे क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, उसी तरीके से बाउंस बैक हो जाएगी। लेकिन यहाँ अगर देखें क्या होगा, अगर लाइट रे यहाँ फॉल डाउन हुई, देखो, तो अगर हम जिस इस हिसाब से चल रहे थे तो हमको इधर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इस बार कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और अब यहाँ से ये हो गया आपका सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया। अब यहाँ से नॉर्मल क्या बनेगा, देखो ये बनेगा नॉर्मल, नॉर्मल आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो उस बेसिस पे अब बताओ रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, यहाँ होगा ना, जबकि हमको इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन गया कहाँ, यहाँ। क्यों गया, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वो जो सरफेस है वो टेढ़ा था, इसीलिए, ठीक है। अगर हमने क्या किया है, अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारा ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, क्या हो गया, जो है इंसिडेंट रे यहाँ आई है, तो ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो नॉर्मल कहाँ जाएगा, देखो ये नॉर्मल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकलेगी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कब हमको ऑब्टेन्ड होता है, जब सरफेस कैसी हो, रफ सरफेस हो, ठीक है। और अगर प्लेन होती है सरफेस तो क्या होता है, हमको कौन सा मिलता है भाई, रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। अब देखो क्या, ये तो हो गया रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में डिफरेंस, ठीक है। तो नॉर्मल सही से आपको बनाने आना चाहिए, तभी आप रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो अच्छे से निकाल पाएंगे, बराबर हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया, ये चीज़ें हो गई। अब बात करें हम मिरर की। तो मिरर जो है ना, मिरर बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है मिरर का एक साइड होता है, दूसरा साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, ठीक है। तो अगर मिरर देखें हम, तो मिरर दो टाइप के कैटेगराइज किए गए हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। क्या बताएं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, दो तरीके के मिरर आपके सिलेबस में, ठीक है। देखें क्या है, प्लेन मिरर क्या होगा भाई, जो सीधा सीधा मिरर है ना, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं रोज सुबह, ठीक है, वो कैसा है, प्लेन मिरर है। और जो लोग चश्मे का इस्तेमाल करते हैं ना, वो कौन से मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्फेरिकल मिरर बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्फेरिकल मिरर जो है ना, इसको भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, दो कैटेगरी दी गई है। क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ऐसा एक स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होगा अंदर से, जो कि क्या होगा, हॉलो होगा, ठीक है। अब इसको हम कट करेंगे, एक साइड से क्या कर दिया, अंदर से हमने उसको पॉलिश कर दिया, और एक को क्या कर दिया, हमने बाहर से पॉलिश कर दिया। तो दोनों तरीके से हमको क्या है, मिल सकता है यहाँ पे कंडीशन कि एक तरफ में क्या हो गया, बाहर का सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगा, एक तरफ में क्या होगा, अंदर का सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगा। तो उस बेसिस पे स्फेरिकल मिरर के टाइप बदल जाएंगे। प्लेन मिरर क्या है भाई, ये आपका प्लेन मिरर हो गया, देखिए, ठीक है। ये हो गया इसका क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये ओपैक हो गया, यहाँ से लाइट जाएगी तो थोड़ी कुछ बाउंस होगा, ठीक है। यहाँ देखें क्या है, यहाँ पे दो तरीके के सरफेसेस हुए, देखो एक ये बनाना, हाफ से अगर हम डिवाइड कर दें, ये पॉलिश सरफेस है तो ये देखो ये बना, याद है, ये वाला देखें तो ऐसा बना, और ये वाला देखें तो कैसा बना, ये ऐसे बन रहा है। अब इन दोनों मिरर्स में डिफरेंस क्या है, इस मिरर को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर, ठीक है। केव मतलब क्या होता है, गुफा। देखो ये गुफा लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये गहरा है, ठीक है। गुफा वाला स्ट्रक्चर खुला हो अंदर से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव। और जो जिसकी गुफा बंद है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये दो हो गए। अब एक बात बताओ, आपने कभी भी बॉल दीवार पे मारा, बॉल को अगर खींच के दीवार पे मारो, ठीक है, तो उसी सेम मीडियम में उसी तरीके से ट्रांसफर हो जाती है। अगर क्या होता है, जो एंगल बना के आप फेंकोगे उसी एंगल से जनरली अगर आता, अगर ग्रेविटेशन लॉ काम नहीं करता तो, ठीक है, इस एंगल से अगर आप टेढ़ा फेंकते तो वो टेढ़ा ही ऊपर जाता, ठीक है। पिंग पोंग वाली बॉल को अगर आपने देखा होगा तो जनरली ऐसा ही होता है, आप ऐसे एंगल बनाएंगे तो उसी एंगल में उस साइड जाएगा वो, ठीक है। तो अब क्या है कंडीशन, जैसे हमने वैसे मान ही ले, उसी पिंग पोंग वाली भी बात कर लेते हैं। पिंग पोंग बॉल जो ज़्यादा जंप करती है, ठीक है, इसको ऐसे एंगल बना के आप फेंकेंगे तो इसी एंगल से ये वापस जंप करता है, ठीक है, इसी एंगल से जंप करता है। तो प्लेन सरफेस था तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब ऐसा सरफेस है कॉन्वेक्स और कॉनकेव वाला, मान लो इसी तरीके की सरफेस है। अब बताओ, अगर आपने यहाँ से थ्रो किया है, अगर सीधी बॉल ही थ्रो कर दी, ये बॉल थ्रो कर दिया आपने सीधा, अब सरफेस ऐसा है ना, देखो सरफेस ऐसा है, तो बॉल कहाँ जंप करेगी, इधर जाएगी ना। क्या ये सीधी आती वापस, नहीं, ये कहाँ जाने वाली है, आपने इधर बॉल को मारा था, यहाँ पड़ा, और ये सरफेस जो है ऐसे टेढ़ा है, तो ये कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। अच्छा, अगर बॉल को हमने यहाँ मारा है तो कहाँ जाएगा,
अब खुद से आपको दिमाग चलना चाहिए कि ये सीधा वापस तो आने वाला नहीं है, ठीक है। कहाँ जाएगा ये सरफेस, देखो ऐसा ऐसा टेढ़ा है, टेढ़ा है तो कहाँ जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। तो ये देखो लाइट रेस को कहाँ भेज रहा है, दूर भेज रहा है ना। तो इसीलिए इस मिरर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट रेस को ये क्या कर दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है, दूर भेज दे रहा है। अच्छा ये वाला मिरर क्या कहलाएगा, देखो ये लाइट रेज आई, ये लाइट रेज आई, या फिर हम बोलते हैं बॉल को हमने ऐसे खींच के मारा है, अब क्या हो गया, ये अंदर की तरफ ये सरफेस है, देखो ऐसा है, ऐसा है, तो लाइट रे कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ बेंड होगी ना, अंदर की तरफ बेंड हो गई, मतलब इसने क्या किया, लाइट रे को कन्वर्ज किया। यहां से मान लो ये लाइट रे गई, ठीक है, ये लाइट रे गई, तो यहां से भी जो लाइट रे जाएगी वो ऐसे चली जाएगी। इसका मतलब ये लाइट रेस को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर। सिंपल सी बात है ना, स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हो कि बॉल अगर खींच के फेंकेंगे हम तो वो अंदर की तरफ आएगा कि बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पे बाहर चला जाएगा तो डाइवर्जिंग, ऐसी सरफेस होगी तो अंदर चला आएगा तो कन्वर्जिंग होगा। सिंपल शॉर्ट है, एकदम सीधे सीधे है, कुछ भी टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब जनरली आगे हम टाइप्स ऑफ इमेज जो पढ़ेंगे वहां हम देखेंगे डाइवर्जिंग मिरर में हमेशा लगभग क्या होता है, ज्यादातर जो केसेस होते हैं इसमें हमेशा कैसा इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। कैसा इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, क्योंकि लाइट रेज इसमें कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दो लाइट रेज आई देखो, एक उधर भाग गया एक इधर भाग गया, तो ये क्या आपस में जुड़ने वाली हैं, दूर ले जाएंगे तो और ज्यादा दूर ही चलती चली जाएंगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये एक्चुअली कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये कैसा इमेज बनाएगी, वर्चुअल इमेज। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये लाइट रेज आई, ये लाइट रेज आई, ये कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेगी ना, और इंटरसेक्ट करती है तो कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। लेकिन यहां भी एक केस ऐसा है जहां पे वर्चुअल इमेज बनती है, वो केस जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्टली कैसा बनने वाला है, ऐसा लिख दें कि मोस्टली कैसा बनने वाला है, रियल इमेज बनने वाला है। एक एक्सेप्शन है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, कौन सा केस है, कहां पे ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी। वैसे जनरली डाइवर्जिंग मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होने वाला है, आपको वर्चुअल इमेज ही ऑब्टेंड होने वाली है। वहीं कॉन्केव में हम बात करें तो ये कन्वर्जिंग मिरर है और हमेशा इसमें रियल इमेज ही ऑब्टेंड होने वाली है, ठीक है। लेकिन एक केस आएगा जहां पे कंडीशन अलग हो जाएगी। ये बातें हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा, ठीक है। ये अब स्फेरिकल मिरर के केसेस जो है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है भाई, इसको अगर समझ लिया ना, इसके बारे में सब कुछ कि कैसे होता है, क्या लॉज हैं, कैसे कैसे काम करता है, 6 केसेस क्या हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अभी के लिए थोड़ा और क्वेश्चन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन आता है, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्टेन्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। दो प्लेन मिरर के बीच में हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्टेन्ड हो सकते हैं अगर उन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया हो। तब देखो क्या है, हमने क्या किया, एक अगर आप बार्बर शॉप पे गए हैं तो आपको पता होता है कि दो प्लेन मिरर्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रखे होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से प्लेन मिरर होगा ना, आप यहाँ सामने बैठते हैं और आपकी हेयर कटिंग हो जाती है, ठीक है। पीछे की तरफ भी एक मिरर होता है, अच्छा, जिसकी वजह से आप लगातार जब भी देखते हैं ना, इधर सामने शीशे में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपकी इनफाइनाइट इमेज दिखाई देगी। एकदम पॉइंट तक भी चले जाएंगे तो आपको एकदम बिल्कुल इमेज दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, लगातार चल रहा है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी लगातार क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसीलिए क्या होता है, आपको इनफाइनाइट इमेज ऑब्टेन्ड होती है। ये क्या हो गया, देखो ये एंगल क्या बनाए, जीरो एंगल बनाए ना, पैरेलल अगर रख देते हैं किसी लाइन को तो ये जीरो एंगल हो गया, ठीक है। तो जीरो एंगल बनने पे इमेज कितनी बनती है, इनफाइनाइट बनती है। कैसे बनती है, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला हमको निकालने के लिए क्या बोलते हैं, 360 बाई थीटा माइनस 1 अगर कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ इमेज मिल जाता है कि कितनी इमेज ऑब्टेन होने वाली है। देखो हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ 0 डिग्री एंगल है, तो 360 बाई 0 जो होगा वो क्या हो जाता है, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट में से एक घटा भी दो तो नंबर कितना आने वाला है, इनफाइनाइट आने वाला है। इस बेसिस पे हमारे लिए कितनी इमेज ऑब्टेन हो जाएगी, यहाँ इनफाइनाइट इमेज ऑब्टेन हो जाएगी। ऐसे ही निकालते हैं। मान लो कि एक चंपू है जो कि क्या है, दो प्लेन मिरर्स के बीच में खड़ा है। ये एक प्लेन मिरर हो गया और ये दूसरा प्लेन मिरर हो गया। इन दोनों के बीच में ये एक हमने एक बॉल रख दिया, मान लो, ठीक है, ये एक बॉल है। अब बताओ कि इन दो जो हमने मिरर्स रखे हैं इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। मान लो ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, 60 डिग्री है, तो कितनी इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की। तो सिंपल सी बात है, 360 बाई थीटा, थीटा क्या है, ये एंगल कितना, 60 माइनस 1। अब खुद बताओ ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम क्या हो जाएगा, ये 0 0 ये चटक गया, ये 6 से 36, 6 टाइम चटकेगा तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 5। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। यही अगर एंगल हमारे पास जो थीटा अगर दिया होता डायरेक्टली, थीटा दिया होता हमारे पास कितना, मान लो ये थीटा दिया हुआ आपको 90 डिग्री, ठीक है, ये एकदम सीधा होता है 90 डिग्री, तब कितनी इमेजेस बनती है अगर ऑब्जेक्ट को बीच में रख दिया गया। तो हमारे पास सीधा सीधा सा फॉर्मूला है 360 बाई थीटा, थीटा कितना 90,
तो -1 क्या करना है, इसको चटका दीजिए, ये 4 हो जाएगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आप कोई भी एंगल दिया हो आप निकाल सकते हैं कि कितना इमेज फॉर्म होगा। अच्छा इसमें बताओ इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमने 2 मिरर रख दिया है, ठीक है, इस पर क्या किया है, यहाँ पे हमने इसके बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया है और ये एंगल जो है ना, एंगल बनाया कितना 30 डिग्री का एंगल बनाया। अब बताओ इसकी कितनी इमेज बनेगी, दिमाग लगाओ तो इसकी कितनी इमेज बनेगी। देखो अब दिमाग चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो देखिए बच्चे क्या करते हैं, आराम से करेंगे क्या, ये 360/30 - 1 कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे इस बार सरफेस जो है पॉलिश अंदर की तरफ है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये हो गया, तो अब इसके बीच में तो रह ही नहीं गया। अब इस पर सिर्फ इसका यही वाला एक ही इमेज बनेगा जो सामने वाले मिरर पे बनेगा, इस वाले पे तो कोई इमेज ही नहीं बननी है क्योंकि ये अंदर से पॉलिश था ना, अंदर से पॉलिश रहेगा तब तो होगा नहीं। और यही अगर एंगल ऐसे होता, ये क्या हो गया, ये बाहर से ये भी पॉलिश है, बाहर से ये भी पॉलिश है, तो हम सिंपल कर लेते 360/30 - 1, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इमेजेस भी आपको फाइंड करना आ गया, होप सो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे कि कन्वेक्स मिरर में और कॉन्केव मिरर में कैसे जो है वो इमेज ऑब्टेन की जाती है, फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एपर्चर क्या होता है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन जो वो आपकी एक्सिस बनती है आपकी, वो हम देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और बाकी केसेस तो अपने हैं ही जो पढ़ने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए। माय नेम इज शुभम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।